हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। आज के इस शानदार लाइव सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। आप लोगों ने खनिज को ज्योग्राफी में तो अच्छे से पढ़ ही लिया है, लेकिन अभी जो अपडेटेड डेटा है, जो कि आपके, अगर मैं बात करूं, आज की क्लास जो होने वाली है पूरी तरीके से अपडेटेड डेटा पर आधारित होगी। अगर मैं बात करूं कहां से ये पूरा का पूरा आज का क्लास सोर्स एज अ सोर्स कहां से लिया गया है, तो क्लियरली मैं बता देता हूं कि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला आया है 2025-26 का, यहां से आपकी रैंकिंग वगैरह और कुछ डेटा आपका यहां से लिया गया है। बाकी इंडियन मिनरल बुक जो 2022 का है, यहां से आपका डेटा लिया गया है। तो आज की क्लास से आपको कम से कम एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, जो कि आपके 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपका सही करवाएगा। सीधे सीधे ये क्लास आपको देख लेनी है, देख लेने मात्र से आपको 70-80% चीजें याद हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बाकी आप लोगों का यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सही होगा, इसकी भी गारंटी देता हूं। चलिए देखते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश के जो खनिज संसाधन है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पूर्णतः इस पर बेस्ड हमारी आज की क्लास है कि क्या है आज के क्वेश्चंस, क्या है आज का डेटा, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं खनिज संसाधन क्या होते हैं। अगर मैं खनिज संसाधन की बात करूं तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसको डिटेल में पढ़ा है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जो मध्य प्रदेश है वो खनिज संसाधनों से समृद्ध एक राज्य है, जो कि विभिन्न कई प्रकार के खनिज आपके खनिज निक्षेपों के लिए ये माना जाता है। अब यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज निक्षेप हैं, मतलब मध्य प्रदेश की धरती के अंदर आपको कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसमें 8 ऐसे मुख्य खनिज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जो बचे हुए बाकी जितने भी खनिज हैं उनको हम गौण खनिज में, 31 गौण खनिज में आपको बांट रखे हैं। तो आपका एक मुख्य खनिज है 8 और एक है आपका गौण खनिज 31। मुख्य खनिज पर आपको विशेष फोकस करना है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने मुख्य खनिज हैं, तो 8 हैं। गौण खनिज कितने हैं, तो आपके 31 हैं, 31 है। अगर मुख्य खनिज की बात करूं तो कितने कौन कौन से हैं, तो आपका हीरा, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, रॉक फॉस्फेट, ये आपके मुख्य खनिज हैं। ठीक। वहीं अगर गौण खनिज की बात करूं तो आपका डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, डायस्पोर, पायरोफिलाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आदि 31 प्रकार के गौण खनिज हैं। तो देश के 8 शीर्ष खनिज संपन्न राज्यों में मध्य प्रदेश एक राज्य है। तो खनिज संसाधन में अगर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में एक राज्य है। अगर आप सिलेबस में देखते हो तो आपका संसाधन, मध्य प्रदेश में संसाधन आपका सिलेबस में दिया हुआ है, वहां पर आपका एक खनिज संसाधन भी आपको पूछा जाएगा, इसलिए आपको यह टॉपिक करना अनिवार्य है। ठीक। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं खनिज संसाधन में बात करूं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों का क्या योगदान है, यहां से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको आप एक पेज में नोट डाउन करते चलो। पहला फैक्ट तो यही मैंने बताया कि 8 मुख्य खनिज हैं और आपका 31 गौण खनिज है, इनके नाम लिख लो। उसके बाद आप बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसको 1-2 बार रिवाइज करो। आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहां से मैं बता रहा हूं, गारंटी है आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं कि सर खनिजों का योगदान कितना है हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में, तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था, जब मैं इकोनॉमिक सर्वे नया 2025-26 पढ़ा रहा था, बजट जो है वो 2026-27 का मैं पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि जो खनिज का योगदान है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में एक आपका उप क्षेत्र था खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, इसमें आपका जो योगदान है सर 2.96% का योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि सर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के जीवीए में जो योगदान है वित्तीय वर्ष 25-26 में, राज्य के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान 2.96% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आता है। अगर मैं बात करूं कि सर कि जो हमारा राज्य जो राजस्व प्राप्ति करता है 2 तरीके से करता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन सिस्टम से, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है जो कि
आपका अलग अलग क्षेत्रों में जैसे खनिज है, इसमें आपकी नीलामी करके जो पैसे आए या अलग अलग तरीके से जो भी पैसे आए, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं कि राजस्व में हिस्सा आपका खनिजों का कितना है, तो सर 7.9% जो राजस्व में हिस्सा है टैक्सेशन सिस्टम वाला, 7.9%। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग, मतलब टोटल राजस्व जो हमारा प्राप्त हुआ, ये आपका 7.9% खनिजों का ही योगदान है टोटल राजस्व में। कि सर जितना हमारा राजस्व प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें 7.9% आपका खनिजों का योगदान है। और ये मैं डेटा कहां से उठाया हूं, जो बजट अभी हाल में आया था 2026-27 का, मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 का, वहां पर ये डेटा क्लियरली आपको दिया गया है और ये मैंने आपको बताया भी था। तो हमने क्या क्या याद कर लिया कि सर राज्य की अर्थव्यवस्था में जो खनिजों का योगदान है, उसमें राजस्व प्राप्ति में अगर बात करेंगे तो टोटल राजस्व प्राप्ति का 7.9% तो हमारा हिस्सा है खनिजों का। और अगर मैं बात करूं वित्तीय वर्ष 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जीवीए में जो योगदान है खनन और उत्खनन क्षेत्र का, उसमें आपका 2.96% का योगदान है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का उप क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। एक डेटा और ऐड करो कि सर जो करेक्टर राजस्व है, जो आपने बोला कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारा कितना योगदान है सर, तो सर 50% से भी अधिक जो हमारा राजस्व प्राप्ति हो रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू ना, करेक्टर राजस्व, वो आपका 51% केवल खनिजों से प्राप्त है। 51% केवल और केवल खनिजों से प्राप्त है जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 51% का सीधा सीधा योगदान किसका है सर, खनिजों से प्राप्त है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या याद कर लिया, 7.9% ये हमारा कुल राजस्व की प्राप्ति, उसमें 7.9% का जो योगदान है वो खनिजों का है। सर उत्खनन क्षेत्र जो उप क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र का, उसमें 2.96%। ठीक, बहुत बढ़िया। खनन उत्खनन क्षेत्र, अब खनन उत्खनन क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र में रखें ना रखें, तो आपका सीधा सीधा आर्थिक सर्वेक्षण में टेबल में दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है सर, ये सारी चीजें हो गई। करेक्टर मैंने 51% बता दिया, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हुआ। अब आपका कुछ उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मैं यहां पर रैंकिंग भी बताऊंगा, जो कि आपका ये जो रैंकिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग ये पेज है, इसमें से एक आध प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यही मैं आपको बता देता हूं कि सर खनिज उत्पादन एवं भंडारण में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। अगर टोटल ओवरऑल अगर मैं देश में रैंकिंग देखूं मध्य प्रदेश की, टोटल ओवरऑल देश में खनिज संसाधनों में, स्पेशली खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या रैंक है, तो 4th रैंक है सर, 4th स्थान है। 4थे स्थान पर है हम ओवरऑल खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए, या ऐसे समझो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से जिसमें उत्पादन और उसका भंडारण हम सब कुछ देखेंगे, तो उसमें हमारा 4th रैंक है। कितना, 4th रैंक है, जिसमें आपका जो टॉप मोस्ट अगर हम स्थान देखें किन किन संसाधनों का है, तो पूरा एकाधिकार लेकर के बैठा है हीरा डायमंड। मध्य प्रदेश में हीरा जो है वो सर्वाधिक आपका उत्पादन करने वाला आपका क्या है, खनिज है। या ऐसा समझो ये अगर आप इनके उत्पादन, टोटल उत्पादन की बात करोगे तो इसका उत्पादन कम है। ऐसा नहीं है कि सर कोयले से कंपेयर करें तो उसका उत्पादन उसकी क्वांटिटी या उसके उत्पादन टन की बात करेंगे तो वो तो कम ही आएगा, लेकिन एकाधिकार का मतलब होता है कि अन्य सभी राज्यों के कंपेयर में हमारा मध्य प्रदेश जो है वो सबसे नंबर 1 पर है हीरे के उत्पादन में। ठीक, अगर मैं बात करूं तांबे के उत्पादन में, तो हमारी रैंकिंग पहली है, मतलब पहली रैंक पर हम लोग हीरा और तांबा दोनों में प्राप्त किए हुए हैं पूरे देश में, सभी राज्यों की बात करेंगे तो। अगर मैं द्वितीय स्थान की बात करूं, द्वितीय स्थान पर रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और मैग्नीज का है। अगर चौथे स्थान की बात करूं तो कोयले का है। अगर मैं छठवें स्थान की बात करूं तो लौह अयस्क, उसके बाद बॉक्साइट, ये सब आपके छठवें स्थान के रैंक रखने वाले आपके खनिज उत्पादन में और भंडारण में हैं। तो आपने ये समझा कि हमारी रैंकिंग डायमंड में और तांबे में पहली है।
द्वितीय अगर देखेंगे तो रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और मैग्नीज है। चौथे में देखेंगे तो कोयला है और छठवें में देखेंगे तो लौह यस्क बॉक्साइट। ये टोटल उत्पादन भंडारण की दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय रैंकिंग बनती है कि हम टोटल उत्पादन कितना कर रहे हैं और भंडारण कितना करके रखे हैं, स्टॉक जिसको बोलते हैं। तो सबको मिला करके एक दृष्टि में जब हम रैंकिंग निकालते हैं तो ये हमारी कुछ रैंकिंग निकल करके आती है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एकाधिकार मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा डेटा हो गया। अब कुछ उपलब्धियां हैं, उनको आप देख लो। अगर मान लो कभी यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रहेगा। उपलब्धियों में पहली उपलब्धि, रैंकिंग क्लियर है, बहुत बढ़िया। खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अगर हम बात करें कि जो खनिज ब्लॉकों की जो नीलामी होती है, अब देखो खनिज ब्लॉकों की नीलामी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं, है ना, इनके ब्लॉक्स बनाए गए हैं और इनकी नीलामी होती है। जब उत्पादन या भंडारण करते हैं तो हम नीलामी कौन से कंपनी को, स्टील प्लांट को दे रहे हैं, किस प्लांट को दे रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किस देश को बेच रहे हैं, तो हमको तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगी ना। तो नीलामी के समय पर जब हम देखते हैं रैंकिंग, तो हमारा खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश में पहला रैंक प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात हम कर रहे हैं, तो 22-23 वित्तीय वर्ष में हमारा पहला रैंक था मध्य प्रदेश का, इसलिए ये पॉइंट याद रखोगे। उसके बाद स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की जब बात करें, ये आपका रिपोर्ट इंडेक्स, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में जो भारत सरकार के द्वारा जारी इंडेक्स है, मतलब भारत सरकार इस इंडेक्स को जारी करता है, उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश है वो आपका ए श्रेणी में आपका प्रथम स्थान, ए श्रेणी में आपका प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। उसके अलावा स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, है ना, अलग अलग कॉन्फ्रेंस कराए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। जो लेटेस्ट जो हुए हैं हाल में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, आपका माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ, उसके बाद आपका माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 हुआ है। इसमें क्या उपलब्धियां हुई हैं, कहां हुआ है, यहां से कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप कर पाओ, है ना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्लियर बता रहा हूं कि अगर आपने एक एक डेटा एक दो बार सुन लिया, पढ़ लिया, एक बार नोट डाउन कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपके एक या दो प्रश्न यहां से आएंगे तो आप कर पाओगे। स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जनवरी 2025 में ये आपका स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें ये आपका उड़ीसा में हुआ। इसमें मुख्य खनिज की नीलामी में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को सेकंड रैंक, द्वितीय स्थान, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं जिनको आप एक दो बार रीड कर लोगे। बाकी ये जरूर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा जो जारी इंडेक्स है जिसका नाम है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसके अंतर्गत हम ए श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे अगर बात करूं मैं तो हालिया माइनिंग कॉन्क्लेव जो हुए हैं और इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जो आपका 2024 में माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ, तो ये हुआ था आपका भोपाल में 17-18 अक्टूबर 2024। तो ये काफी पुराना हो गया, ठीक, लेकिन आपका सीक्वेंस बता रहा हूं। तो पहला माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 में यहां पर जो हाल में हुआ था, पहला नहीं हाल में अक्टूबर में, और जो माइनिंग कॉन्क्लेव सबसे लेटेस्ट हुआ 2.0 वो हुआ है आपका कटनी में। कहां हुआ है? कटनी में 23 अगस्त 2025 को। और इसमें जो उपलब्धि है ये खास है, इसको नोट डाउन करना। इसमें 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कितना? 56,414 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पारित हुआ है। ये आपका माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 है, तो इसको याद रखोगे। ठीक, इसके पहले कब हुआ था? 2024 में भोपाल में हुआ था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और एक आपका समिट हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, माइनिंग समिट के नाम से। समिट्स, इन्वेस्टर समिट्स और भी अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं, कभी इंदौर में होता है, कभी खजुराहो में होता है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट्स होते रहते हैं। लेकिन ये स्पेशली माइनिंग समिट है। कौन सा है? माइनिंग समिट, खनिज से रिलेटेड है। माइनिंग समिट का जो आयोजन हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 25 फरवरी 2025 को भोपाल में हुआ, जो कि निवेशकों को इंटेंशन टू इन्वेस्ट हेतु प्रोत्साहित किया गया। ये हमको याद रखना है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ये वाला याद रखना। अगस्त 2025 में 23 अगस्त 2025 को आपका कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ, जिसमें 56,414 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पारित हुआ। बाकी रैंकिंग में हीरा तांबा फर्स्ट नंबर पर आपका प्रथम स्थान रखते हैं उत्पादन और भंडारण में। आगे अगर बात करूं तो प्रमुख खनिज उत्पादन मूल्य 2024-25 के डेटा को 2025-26 में बताया जाता है। तो ये सब लेटेस्ट डेटा है, ये मत सोचना कि सर 24-25 लिखा है पुराना हो गया, नहीं। आपका एक साल
वित्तीय वर्ष जो चलता है उसके पहले जो भी हुआ है उसको हम लोग 25-26 में आपके जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें सारी चीजें क्लियर आउट की जाती है। फिर आपका बजट बनता है, वो अगले एक साल का आपका अनुमान लगाया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में कितना हम योगदान देने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए खनिज उत्पादन मूल्य की बात करेंगे तो खनिज उत्पादन, कुल उत्पादन मूल्य, ये सर होता क्या है समझिए। हमने एक वित्तीय वर्ष में जितना भी खनिज है ना, चाहे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खनिज की बात करें या गौण खनिज की बात करें, जो इंपॉर्टेंट हमारे 8 हैं, वहां से जो भी उत्पादन हुआ या भंडारण हुआ है ना, उत्पादन होने के बाद वो कितने, उसको मौद्रिक मूल्य में हमने कन्वर्ट किया, उसको मूल्य में कन्वर्ट किया। जैसे हीरे का एक टुकड़ा है तो उसका मूल्य कितना होगा, इस तरीके से हम एक अनुमान लगाते हैं। तो हमारा जो कुल उत्पादन मूल्य निकला 2024-25 का अगर देखेंगे, जो कि 25-26 में आपका आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, ये है लगभग 32,740.5 करोड़ रुपए। कितना? 32,000 करोड़ रुपए, मतलब 32,740 करोड़ रुपए अनंतिम, ठीक। जो कि वृद्धि की बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है काफी अच्छी हुई है, 13.21% की ये वृद्धि है, 13.21% की वृद्धि है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि सर करंट अफेयर, मैं आपको बता दे रहा हूं ये आपके करंट अफेयर हैं, ये आपके करंट अफेयर हैं जहां से आपको क्लियर क्वेश्चंस सीधे सीधे बनेंगे। और जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, एमपी का करंट अफेयर है, वहां से मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, मात्र 5 क्वेश्चन। वो सागर से गागर भरने वाली बात होगी वहां पर, ठीक है ना। उसमें भी गेम्स में आपका वर्ल्ड कप और वो सब आएगा, ठीक। वहां पर आपको पढ़ने के बाद बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी रिपोर्ट्स हैं, खनिज रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इन सभी रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। हर एक रिपोर्ट 1 या 2 क्वेश्चन देगा ही देगा। आर्थिक सर्वेक्षण से 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कृषि डेटा से, जो कृषि आधारित जो आपका सर्वेक्षण है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन क्लियर रखे हुए हैं आपके पेपर में, गारंटी है आना। तो इन टॉपिक्स को अच्छा कर लो। तो सर 13.21% का यहां पर विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि दर हमेशा याद रखना, हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। सर जी यूनिट वाइज मैराथन करवा दीजिए, करंट अफेयर भी करवा दीजिए। हाँ खुशी जी, करंट अफेयर भी मैं आपका फटाफट करवा देता हूं। अभी मैं जो बता रहा हूं कि करंट अफेयर आपको जितना क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आपका 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, करवाऊंगा मैं, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि 5वीं यूनिट में आपका कंप्यूटर भी है और 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर आएगा। लेकिन बाकी ऐसे ओवरऑल जो मैंने आपको बताया हुआ है कि करंट अफेयर, जैसे कि खनिज रिपोर्ट है, अब ये टॉपिक है, ये आपकी ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यहां से क्वेश्चन आएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वो आपके सब्जेक्टिव आपके टॉपिक्स हैं, लेकिन वो करंट डेटा ही तो है। यहां से ये सबको मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, और ये सब आप श्योर शॉर्ट सही कर सकते हो। लेकिन जो और योजनाएं मैंने आपको कराई दिया है, योजनाओं से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो अच्छे से करो। आपके करंट अफेयर की पूरी जो 5 क्वेश्चन आने, उसमें 2 क्वेश्चन तो आपकी योजनाओं से आएगा, गारंटी है। 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपकी योजनाओं से आएगा, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन जनजाति योजना से आएगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक। चलिए इसको अभी आप लोग ध्यान दीजिए। यहां से अगर मैं उत्पादन में वृद्धि देखूं तो उत्पादन में वृद्धि हीरा का सर्वाधिक है, और रॉक फॉस्फेट, लौह अयस्क, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, इनमें सर्वाधिक वृद्धि है। और सबसे अधिक वृद्धि की बात करेंगे तो 1000 से भी अधिक वृद्धि जो हुई है हीरा में, हीरे की उत्पादन में हुई है। और कम की बात करेंगे तो बॉक्साइट की और मैग्नीज अयस्क की सबसे कम यहां पर उत्पादन हुई है, मतलब इसमें वृद्धि बहुत कम देखने को मिली है। और जो आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर में मात्र 0.4% की ही वृद्धि हुई है, और हीरे में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सर हीरे में जो वृद्धि आप बोल रहे हो ऐतिहासिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि, वो हुई कितनी है? अगर क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। इसके लिए याद रखो सर, हीरा मोनोपोली क्रिएट करता है पूरे भारत में, हर राज्य में नंबर 1 रखता है इसका स्थान, और इसकी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि अगर बात करें तो 1539.32% की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। मतलब सर 1539% की वृद्धि, वाह सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। बिल्कुल ये याद करो कि सर
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हीरे के उत्पादन में अगर बात करेंगे तो यहां पर 1539.32% की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। जितने भी खनिज हैं उनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन हुआ है सर कितना, 4845.98 कैरेट का उत्पादन हुआ है 2024-25 का ये डेटा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में आपका दिया हुआ है। तो ये सोचना कि ये सर 24-25 का है तो ये गलत है आपका सोचना। 2024-25 के आकलन को 25-26 में बताया जाता है। ठीक, ये याद रखिए, ये सबसे लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो कितना, 1539.32% की सर्वाधिक वृद्धि। पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख खनिज हीरा। भारत में हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। और ये किन चट्टानों में इसका उत्पादन होता है, या फिर आप बोलो पाई जाती हैं, खोद के निकाला जाता है, किम्बरलाइट चट्टानों में ये आपका पाया जाता है। तो यह भी एक फैक्ट है, फैक्ट के रूप में इसको भी नोट डाउन कर लो। आज की क्लास आपका 1 से 2 पेज में बिल्कुल छोटा छोटा सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बनाना है, पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। अगर मैं नवीन अन्वेषण की बात करूं, यहां पर हीरे के लिए क्या क्या अन्वेषण हुए हैं, तो टीकमगढ़ में उत्खनन को मंजूरी दे दी गई है। जो टीकमगढ़ जिला है ना, टीकमगढ़ जिला, ये भी आपका उत्तरी जिलों में से एक जिला है। तो यहां पर उत्खनन की मंजूरी इसलिए दे दी गई क्योंकि यहां पर लगता है कि हीरा पाया जाएगा, यहां की मिट्टी में हीरा मिल सकता है। तो खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे तो उसकी मंजूरी मिल गई है। बाकी रीवा जिले को यहां पर मंजूरी मिली है सोहागी पहाड़ी, सोहागी पहाड़ी में हीरे का भंडार पाया गया है, तो यहां पर भी मंजूरी मिली है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि भी हाल में किस जिले में और किस पहाड़ी में, तो रीवा जिले के सोहागी पहाड़ी में हीरे के भंडार हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका करंट क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर का एक फैक्ट याद रख लो। ठीक है भैया। और एक फैक्ट, परीक्षा उपयोगी एक और फैक्ट याद करो कि पहला हीरा संग्रहालय पूरे देश का, नॉट सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का पहला हीरा संग्रहालय डायमंड म्यूजियम कहां पर, खजुराहो में प्रस्तावित है। पूरे देश की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश का तो होगा तो खजुराहो अपने आप आ जाएगा। पूरे देश का म्यूजियम, पहला हीरा संग्रहालय आपका खजुराहो में प्रस्तावित किया गया है। याद हो गया सर, बहुत शानदार। आगे बढ़ो अगले खनिज की ओर, कोयला की ओर। कोयले की अगर हम बात करें, ये सब हम लोग क्लास में क्या देख रहे हैं, डेटा, किस जिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पन्ना में है हमारा हीरा, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है। आज की क्लास में आपको बता रहा हूं पूरा डेटाबेस क्लास है, सीधे सीधे फैक्ट्स नोट डाउन करो और रिवाइज करो। कोयले की बात करें, कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है। कोयला जो राष्ट्रीय रैंक रखता है वो है हमारा चौथा, पूरे देश में कोयले का चौथा रैंक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन और भंडारण का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि है चौथा। अगर भंडारण रिजर्व की बात करें तो 32,219 मिलियन टन का यहां पर भंडारण है। और उत्पादन की बात करें 2024-25 में, तो ये आपका 1675.73 लाख टन का उत्पादन हुआ है। सर ये अंतर क्या होता है उत्पादन और भंडारण का, हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टी के नीचे से खुदाई करके उत्खनन करके जो हमने उत्पादन किया है कोयले का, वो इतना है 1675 लाख टन, ये याद रखोगे। भंडारण का मतलब सर हमने अपना उत्पादन जो किया उसके अलावा हमने दूसरे राज्यों के से भी मंगा लिया, दूसरे देश से भी हमने मंगा लिया और हमने भंडारण करके रखा है, या पिछले वर्षों का भी भंडारण करके रखा हुआ है, हमने रिजर्व के रूप में हमने रखा हुआ है। तो टोटल भंडारण जो है वो हमारा 32,219 मिलियन टन का है और उत्पादन 1675.73 लाख टन का है। ये एक वित्तीय वर्ष 2024-25 का। सर ये 25-26 क्यों नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि ये लेटेस्ट है जो कि 25-26 आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। ठीक, 2 सोर्स लिया हूं, एक आर्थिक सर्वेक्षण आपका नया वाला और एक आपका जो मैंने लिया है आपका इंडियन मिनरल बुक। ये 2 सोर्स से आपका पूरा डेटा यहां पर दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। आगे बात करो तो मात्रा की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कोयला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। मतलब अगर क्वांटिटी की बात करें, जैसे टन की बात हो रहा है ना, टन में, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का मात्रा है किसी खनिज का तो हमारे कोयले का ही है। तो ये आपका मात्रा के हिसाब से पहले नंबर पर है। ठीक है ना।
अगर हम वॉल्यूम मात्रा की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश में कोयला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। बात क्लियर है? आगे बढ़ो। अब बात करते हैं अगले मुख्य खनिजों की, तांबा और मैग्नीज। तो मैंने आपको हीरा फर्स्ट रैंक बताया और तांबा भी फर्स्ट रैंक बताया कि ये दो आपके प्रमुख खनिज जो कि फर्स्ट रैंक होल्ड करके रखे हैं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश। ठीक है ना? ताम्र अयस्क जिसको हम कॉपर बोलते हैं, इसकी भी रैंकिंग आपकी फर्स्ट है। भंडारण इसका देखें तो आपका 386.66 मिलियन टन का भंडारण है। मैं बोला ना भंडारण क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, इसमें अंतर क्लियर रखना। ये हमारा टोटल भंडारण मतलब उत्पादन के साथ साथ हमने इसको स्टॉक करके रखा हुआ है। ठीक है ना? इतना उत्पादन कितना हुआ है वित्तीय वर्ष जो 2024-25 है, तो इसमें हुआ है 27.25 लाख टन का। और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 7.05%, 7%। सर हीरे का कितना था? हीरे का सर 1539%, 1539.32%। सर इतना वृद्धि, गजब की वृद्धि है। और वहीं पर अगर कोयले की वृद्धि देखें तो 5.24% की वृद्धि, ये कोयले की वृद्धि दर है। तो आपका जितने भी वृद्धि वाले क्वेश्चन बनते हैं, आप देखना किस क्या प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा लो, आपका वृद्धि दर से एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये वृद्धि वाले पॉइंट्स याद रखोगे। चलिए, तो तांबे का हमने देख लिया, तांबा भी यहां पर फर्स्ट रैंक है पूरे देश में, मध्य प्रदेश का रैंकिंग फर्स्ट है। मैग्नीज अयस्क जो कि द्वितीय स्थान रखता है, सेकंड रैंक है। भंडारण इसका है 60.05 मिलियन टन और उत्पादन कितना है? तो 9.9 लाख टन। और इसकी वृद्धि नहीं हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, जितना पिछले वर्ष हुआ था उससे कम उत्पादन हुआ है, जो कि हुआ है 4.74% की कमी। ये क्या शो कर रहा है? कमी। पिछले वर्ष की तुलना में 4.74% की कमी आई है, वृद्धि नहीं हुआ है। वृद्धि यहां पर नेगेटिव में है, यह आपका पॉजिटिव में है, लेकिन यहां वृद्धि लिखा है तो नेगेटिव है, इसका मतलब वृद्धि नहीं है, यह कमी है। ठीक है ना? तो मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में कमी आई है, वृद्धि नहीं आई है। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार तांबे के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि मैग्नीज के उत्पादन में गिरावट आई है। यह क्लियर लिखा हुआ है आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। अगले अगर मैं बात करूं अगले खनिज की, तो चूना पत्थर रॉक फॉस्फेट के पॉइंट्स देख लेते हैं। चूना पत्थर जो कि आपका सेकंड रैंक होल्ड करके रखा हुआ है ना। लाइमस्टोन, इसका भंडारण कितना है पूरे मध्य प्रदेश में? तो 9653.17 मिलियन टन का। और जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादन हुआ है वो हुआ है 625.59 लाख टन का। तो अब रीड करते चलो। अब यहां पर याद क्या करना है? जो सबसे प्रमुख डेटा है वो ये कि सर वृद्धि हुई है 0.40% की। सभी खनिजों में सबसे कम वृद्धि, सबसे कम वृद्धि है। सर ये वाला तो सर नेगेटिव में है, तो ये कमी को बता रहा है। वृद्धि की जब बात होगी तो सभी खनिजों में अगर वृद्धि की बोलेंगे, सबसे कम वृद्धि किसकी हुई है? ये क्वेश्चन याद रखना, आपका चूना पत्थर का सबसे कम वृद्धि हुई है। इसमें तो कमी आ गई है भैया, ये वृद्धि तो हुआ ही नहीं है। ठीक, तो ये वाली लाइन सीधे सीधे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं वो आपको क्वेश्चन, आप लोग बोलते हो कि सर पेपर में सीधे आया, आप पढ़ाए थे सीधे आया, तो हमको कहां से पता चलता है? देखो ये सब डेटा जहां से हम उठाते हैं वहीं से पेपर भी बनते हैं। तो जो वहां पर लिखा होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो बनाते हैं, जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो लिखा करते हैं, है ना। 500 से भी अधिक पेज का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण था, है ना। उसको आपको नॉर्मली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए पूरा आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा अलग से क्लास और बजट का अलग से क्लास है। उसको नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण से 3 क्वेश्चन आएगा और ये सब आर्थिक सर्वेक्षण के ही तो डेटा है। बहुत बढ़िया। तो सभी खनिजों में सबसे कम वृद्धि अगर आपसे पूछेगा तो चूना पत्थर है। उसके बाद आप याद रखो सेकेंड रैंक जिसका है रॉक फॉस्फेट का, दोनों का आपका चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट ये दोनों का सेकेंड रैंक है। लेकिन रॉक फॉस्फेट की जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में वो हुई है 54.09% की। ये आपका सेकेंड हाईएस्ट है। पहले नंबर पर वृद्धि सर्वाधिक हीरे की हुई थी। हीरे की कितनी? 1539.32% की, बहुत बड़ी वृद्धि। सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है? सेकेंड नंबर पर हुई है रॉक फॉस्फेट की।
तो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हीरे का तो सबका याद हो गया, लेकिन रॉक फॉस्फेट का यहां पर दूसरी सर्वाधिक वृद्धि है, लगभग 54.09% की वृद्धि हुई है। हीरे के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वृद्धि है। अगर मैं रॉक फॉस्फेट के भंडारण की बात करूं तो ये आपका 58.45 मिलियन टन का यहां भंडारण है। 58.45 मिलियन टन का उत्पादन कितना हुआ है, तो 3.65 लाख टन का उत्पादन हुआ है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बाकी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में 50% से अधिक की शानदार उछाल या वृद्धि देखने को मिली, जो कि सेकंड हाईएस्ट वृद्धि है सभी खनिजों में। अब हमारा बच रहा है लौह एस्क और बॉक्साइट। तो इन दोनों की रैंकिंग सर छठवीं है, आपने टेबल में याद कराई दिया है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सिक्स, ये आपने रैंकिंग याद करवाया है अलग अलग खनिजों का। लौह एस्क का आपका छठवां रैंक है, बॉक्साइट का आपका छठवां रैंक है। लौह एस्क का भंडारण 356.99 मिलियन टन का है। लोहे का, लौह एस्क मतलब लोहे का उत्पादन कितना हुआ है इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में, तो आपका 68.99 लाख टन का, 68.99 लाख टन का यहां पर उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 14.09% की वृद्धि पाई गई है। बॉक्साइट की बात करूं तो भंडारण हुआ है 186.25% का मिलियन टन का। बाकी उत्पादन 5.56 लाख टन का, और इसमें कमी आई है 4.46% की कमी आई है। ये नेगेटिव में है, आपका रुझान जो है आपका नेगेटिव में है, तो इसमें वृद्धि नहीं पाई गई है बॉक्साइट में। तो हमने दो अयस्क देखे जो कि कमी है, एक तो बॉक्साइट देख लिया और एक हमने देख लिया कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज अयस्क और बॉक्साइट, ये दो आपके ऐसे प्रमुख खनिज हैं जिसमें वृद्धि ना होकर की कमी आई है। आपका मैग्नीज में 4.74% की कमी आई है, और आपका बॉक्साइड में 4.46% का, लगभग सिमिलर है, 4.46 और ये 4.74 है ना। 4 पॉइंट दोनों है, 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन दोनों में कमी आई है। और सबसे कम जो वृद्धि दर हमको मिला है वो 0.4% का जो चूना पत्थर है, इसमें हमको सभी खनिजों में सबसे कम वृद्धि वाला ये है। बाकी सर्वाधिक वृद्धि आपका हीरे में पाया गया है। हीरे में सर्वाधिक वृद्धि 1539%, कितना, 1539.32% की सर्वाधिक वृद्धि। तो ऐसे आपको याद रखना है। मेरा ख्याल है कि क्लास में ही मैंने एक एक डेटा को 3-3, 4-4 बार बोला है, तो आपको चीजें याद हो गई हैं। आगे बढ़ें तो कुछ प्रमुख गौण खनिज हैं। हमने मुख्य खनिजों की बात कर ली, और गौण खनिजों में एक दो खनिज ऐसे हैं जिन पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि डोलोमाइट और ग्रेनाइट। तो डोलोमाइट से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस सेल समूहों में प्राप्त है, तो आर्कियन और विंध्यन सेल समूहों में। 2015 में आपका डोलोमाइट को लघु खनिज घोषित किया गया है, तो यह फैक्ट याद रखना। लघु खनिज आपका 2015 में डोलोमाइट को यहां पर घोषित किया गया था लघु खनिज के रूप में। तो आप कब बोलोगे कि सर डेटा पूछ लिया है 2015 का, 3 साल पुराना आपका करंट अफेयर पूछ रहा, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना। तो देखो आर्थिक सर्वेक्षण में ये लाइन लिखी हुई है, ऐसे स्पेशल लाइंस आपके एग्जाम में पूछे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि सर क्यों आया, तो इसलिए आता है, कहीं ना कहीं उसकी बात हुई होगी, जिक्र हुआ होगा। और विशेष बात यह है कि जो भेड़ाघाट का संगमरमर कोटी है ना, आप भेड़ाघाट जाते हो तो आपको संगमरमर के पत्थर दिखाई देते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं, है ना। तो वो इसी का ही प्रकार है, मतलब डोलोमाइट का ही प्रकार है संगमरमर कोटी जो है आपका भेड़ाघाट का, इसका ही डोलोमाइट का ही प्रकार है। और यहां से डोलोमाइट मध्य प्रदेश से आपका राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला इस्पात संयंत्र में सीधे आपका लेकर के जाया जाता है। अगर ग्रेनाइट की बात करूं तो ग्रेनाइट कई कलर में, मल्टी कलर में मिलते हैं, जैसे कि बहुरंगी है, मतलब एक ऐसा ग्रेनाइट जो कि कई कलर का है, और कुछ ग्रेनाइट या तो काला होंगे, या तो गुलाबी होगा, या लाल कलर का होगा। तो ये सभी प्रकार के ग्रेनाइट हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका लाइन है। तो इसके उत्पादक जिले कहाँ कहाँ है ग्रेनाइट का, इस वाले क्षेत्र में आपका ग्रेनाइट पाया जाता है, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, पन्ना में, सागर में, दतिया में। ये दतिया है, ये आपका टीकमगढ़ है ना, पन्ना, सागर, ये सब आपके क्षेत्र हैं जहां पर ग्रेनाइट की उपलब्धता है, ठीक है ना।
तो डोलोमाइट मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में उपयोग होता है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र में फ्लक्स के लिए यहां पर यूज किया जाता है कौन? डोलोमाइट। ये याद रखेंगे। तो ये आपका गौण खनिज में कुछ दो गौण खनिजों को मैंने यहां पर बता दिया। अब सोना और एंटीमनी कुछ बहुमूल्य और सामरिक खनिज हैं मध्य प्रदेश में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक दो पॉइंट ही हैं, उनको सिर्फ सुन लो कि जो सोना है वो सोन नदी में ज्यादा हमको प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। जैसे कि नदियों की रेत में मिलने वाले सोने को हम क्या कहते हैं? जैसे नदियों का पानी आता है, उससे रेत भी बह करके आती है, उस रेत को अगर छानते हो, आपने YouTube के शॉर्ट्स में या फिर रील वगैरह कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कुछ लोग अलग अलग देश के लोग एक छन्नी लेकर के नदी के किनारे जो है रेत को छानते हुए पाते हैं और वहां से बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले बिल्कुल चमकते हुए सोने को इकट्ठा करते हैं। आपने ये चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो नदियों की रेत में मिलने वाला सोना जो है उसको बोलते हैं गोल्ड प्लेसर। गोल्ड प्लेसर बोलते हैं। जो नदियों से बहकर के जो रेत आ रही है उसमें ये गोल्ड प्लेसर मिलते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये इस तरीके का गोल्ड प्लेसर जो है वो सर्वाधिक किस नदी में मिलता है? तो सोन नदी में मिलता है। सोन नदी में मिलता है, ये याद रखना। सोन नदी की रेत में सर्वाधिक यह हमको प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि मैंने आपको बताया। एक एंटीमनी से फैक्ट याद रखो कि इसकी प्राप्ति हमको दमोह जिले में लगभग 8,000 टन खनिज हमको उपलब्ध है। 8,000 टन इसकी प्राप्ति स्थल एंटीमनी। सर एंटीमनी एक ऐसा धातु है या बोलो इसका हम एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो हैं, आप मोबाइल टैबलेट इन सब का यूज कर रहे हो, छोटे छोटे डिवाइस हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। कांच, शीशा, एसिड बैटरी जो है उसमें, अर्धचालक सेमीकंडक्टर के उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं एंटीमनी का। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दमोह जिले में इसकी प्राप्ति होती है। लगभग 8,000 टन यहां पर उपलब्ध है, याद रखेंगे 8,000 टन। यहां पर कुछ एमओयूज हैं, खनिज अन्वेषण हेतु नवीन प्रयास और एमओयूज हैं। मैक्सिमम आपका डेटा जो है इंपॉर्टेंट सब कवर हो गया है। यहां तक की क्लास में आपने ध्यान से अगर पढ़ा तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और हैं जो कि एक बार बस सुन लो तो बन जाएगा। जैसे कि आपका कुछ एमओयू साइन हुए हैं, यहां पर हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है HCL, इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार का आपका एमओयू साइन हुआ है ताम्र अयस्क कॉपर के अन्वेषण हेतु। और उसके बाद जो भोपाल का आइसर है, यहां पर रेयर अर्थ एवं स्वर्ण मतलब गोल्ड खनिजों की खोज हेतु भी यहां पर एमओयू साइन हुआ है कि इसकी खोज करिए भैया। आइसर भोपाल के द्वारा यहां पर खोज होगा, रेयर अर्थ एवं स्वर्ण मतलब सोने की खनिजों का खोज होगा, उसके हेतु भी यहां पर एमओयू साइन हुआ है। कुछ आपके 25-26 के नवीन पूर्वेक्षण हैं, जैसे कि मैहर जिले के 2 क्षेत्रों में चूना पत्थर हेतु यहां पर किया जा रहा है, बाकी चूना पत्थर हेतु दमोह जिले को 2 क्षेत्रों में। तो बस एक बार ठीक है रीड कर लो। बाकी अगर बात करें इंपॉर्टेंट इस पूरे पेज में क्या था, तो यही रेयर अर्थ का खोज और स्वर्ण की खोज के लिए यहां पर एमओयू साइन हुआ है, जो कि आपका आइसर भोपाल को मिला है। किसको मिला है? आइसर भोपाल को। ये आपको याद रखना है, बाकी सब तो ठीक है ना। आगे अगर बात करें कि सर खनिजों के लिए क्या कोई आज की टेक्नोलॉजी उपयोग हो रही है, क्या यहां पर एआई का उपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिजों के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है? तो यहां पर सुनिए, जो अवैध परिवहन होता है, जैसे कि माफिया चलता है, रेत माफिया है, कोयले की चोरी हो रही है, हीरा कोई चुरा करके ना ले जाए, वहां उत्खनन हो रहा है और वो कोई व्यक्ति लेकर के चला जाए, इस प्रकार के अवैध परिवहन ट्रांसपोर्ट जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं सरकार की जानकारी के बिना, उसको रोकने के लिए एआई आधारित मानव रहित एक ई चेक गेट बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पर खनिजों में किस प्रकार से किया गया है? ई चेक गेट बनाया गया है ताकि अवैध परिवहन रोका जा सके। इसको याद रखिए, अवैध परिवहन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जिसमें ई चेक गेट मानव एआई आधारित मानव रहित ई चेक गेट बनाया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एमएसएस उपग्रह आधारित निगरानी। हम उपग्रहों के द्वारा निगरानी भी कर रहे हैं अपने खनिजों पर। हम
जितने भी संसाधन है, वन हो गए या इस प्रकार के जो खनिज है, मुख्य और गौण खनिज, इन पर निगरानी हम कैसे करते हैं? हम सैटेलाइट के द्वारा। कहीं जंगलों में आग लग गई तो हमको तुरंत सैटेलाइट के द्वारा पता चलता है, वहां कलर में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। वैसे ही खनिजों के लिए भी हम सैटेलाइट का उपयोग करते हैं तो निगरानी के लिए। तो माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम लागू किया गया है, MSS माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, ताकि निगरानी कर सकें हम। 7,000 खदानों की जियो टैगिंग करके सीमा तय की गई है। जियो टैगिंग करके मतलब एक उपग्रह से ऊपर से निगरानी कर रहा है ताकि हम एक सीमा तय कर सकें 7,000 खदानों की, जहां पर उत्खनन का कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं टेक और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है ना। टेक और ट्रांसपेरेंसी के लिए यहां पर हम लोग देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं। बाकी एक हमने ई खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, राजस्व वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। मेन पारदर्शिता बनी रहे और आपका जो राजस्व वृद्धि हो रहा है सबकी निगरानी हो सके। इस पोर्टल पर आप लोग पारदर्शी रूप से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ई खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड और तकनीकी नवाचार से रिलेटेड एक कुछ पॉइंट्स थे, है ना, इन डेटाज में। तो इसको भी मैंने बता दिया कि आप लोग इसको सुने रहोगे तो आपको याद रहेगा। बाकी खनिज नीति, आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी खनिज नीति चलाई जा रही है। तो सबसे पहला जो खनिज नीति जो चलाया गया था वो था आपका 1995 में। प्रथम खनिज नीति राजस्व में खनन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने व पहला प्रयास 1995 में लागू किया गया था, ताकि आप सुव्यवस्थित रूप से खनन गतिविधि कर सको सभी खनिजों का। ठीक, उसके बाद जो नवीन खनिज नीति लाई गई, इसको बढ़िया चेंज वेंज करके वो लाया गया था 2010 के सन में। 2010 में, वर्ष 2010 में इसको लागू किया गया। इसका प्रमुख प्रावधान वही है कि हम लोग जो खनन गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से कर सकें। बाकी इसके अंतर्गत खनिज विकास निधि, आपका मिनरल डेवलपमेंट फंड की स्थापना भी की गई है। तो ये आपका नवीनतम खनिज नीति है। तो खनिज नीति आपकी अभी तक 2 बार आई है, प्रथम खनिज नीति 1995 में और जो नवीनतम है 2010 में, याद रखेंगे। बाकी गौड़ खनिज एवं रेत नियम, ये कुछ नियम है जिनको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो कि सर रेत माफिया है वो काम गलत तरीके से करता है, आपका पूरा रेत जो है नदियों से निकाल करके ले जाता है। अभी न्यूज़ में आपने देखा था कि रेत माफिया के द्वारा जो नदियों के रेत है वो निकाल लेने की वजह से वहाँ काफ़ी गड्ढे हो जाने की वजह से बच्चे वहाँ पर मर जा रहे थे। मतलब वो पता नहीं चलता कितना गड्ढा है गहरा, तो उसकी वजह से वो कूदते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो फंस जाते हैं और वहां पर उनकी कई बच्चों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार का न्यूज आया था। तो रेत माफिया आपका लगभग उत्तरी जो मध्य प्रदेश है ना, भिंड मुरैना के क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां पर रोक के लिए, इस प्रकार के रोक के लिए जहां जहां मध्य प्रदेश में रेत का काम चल रहा है उसके लिए निगाह, उसको बढ़िया तरीके से सुचारू सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में लाया गया और संशोधित कब किया गया, 2023 में। तो बस इतना याद रखो कब लाया गया था रेत नियम, 2019 में, ताकि हम ई टेंडर का अधिकार मध्य प्रदेश राज्य खनिज को निगम को सौंप सके। बाकी मध्य प्रदेश गौड़ खनिज, जितने भी गौड़ खनिज हमने देखा उसके लिए एक नियम लाया 1996 में। नवीनतम जो लाया गया है वो 2022 में संशोधित किया गया है। इसमें नवीनतम संशोधन उद्देश्य यह है कि जो भी 31 गौड़ खनिज है उसका ई टेंडर प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए थे जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी एक आपका खनिज निगम बनाया गया है, राज्य खनिज निगम प्रदेश का, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम। इसको आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब स्थापना इसका हुआ था, तो 19 जनवरी 1962 को स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई है, ताकि राज्य में खनिजों के विकास और संवर्धन किया जा सके। उसके लिए एक नोडल एजेंसी हमने बना रखी है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, इसको आप लोग रीड कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो ये थे, एक रैपिड रिवीजन हो जाए कि मध्य प्रदेश का जो रेणुकूट कहलाता है वो अमरकंटक। गोल्ड स्प्लेसर किस नदी में सबसे ज्यादा, तो आपका सोन नदी की रेत में। हीरे का उत्पादन सभी खनिजों में सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि 1539.32% की। एकाधिकार मोनोपोली क्रिएट कर रखा है, पहले स्थान पर है। बाकी भारतीय खान ब्यूरो
आईबीएम की स्थापना 1948 में हुई, मुख्यालय नागपुर में है, इसको एक ऐड कर लो। और अगर खनिज संपदा की बात करें, मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। पूरे खनिज संसाधन की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूरे देश में चौथा स्थान है। और मध्य प्रदेश के जीवीए में योगदान अगर देखेंगे 2025-26 के डेटा के अनुसार, 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि खनन उत्खनन का जो उप क्षेत्र है उसका योगदान 2.96% है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स मैंने एक बार रिवीजन करा दिए। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। किसी को कोई समस्या आता है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई आपको कोर्स से जुड़ना है, टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप जुड़ सकते हो। पेपर 1 अभी आपका नहीं हुआ है तो भी अभी जुड़ सकते हो, अभी भी आप बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से कर सकते हो। तो आप अंतिम समय में अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।